नमस्कार। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अगले भाग में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है और उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग चर्चा किए थे कि कई विधियां उपयोग में लाई जाती है। उनमें से जो सबसे प्रमुख और बेसिक मेथड था उसका नाम था हीट एंड ट्रायल मेथड। उसी हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम लोग लास्ट क्लास में कुछ समीकरणों को बैलेंस करने का प्रयास किए थे। उम्मीद है आपने घर में प्रैक्टिस किया होगा और उसे सीख भी गया होगा। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके या सीधे फोन करके भी पूछ सकते हैं। अब मैं आज उसी रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए उसके लिए आगे काम करेंगे। तो रासायनिक समीकरण के बारे में यहाँ एक बात हम लोग पुनः चर्चा कर लें कि दरअसल जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं का संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में जब व्यक्त करते हैं, जब डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक तो रासायनिक समीकरण अपने आप में उपयोगी है कि जो बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं हैं उसको शॉर्ट रूप में हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन उन समीकरणों को और अधिक उपयोगी बनाने के कुछ उपाय हैं। जो उपाय आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोगी बनाने के उपाय हैं उसमें सबसे पहला उपाय है भौतिक अवस्थाओं की जानकारी देकर। आप देख पा रहे हैं, पहला उपाय है भौतिक अवस्था की जानकारी देकर। मतलब रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद है, एक बार मैं पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा इस ओर कि तीर के बाईं तरफ जो पदार्थ होता है उसको अभिकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट कहते हैं हम लोग, और तीर के दाईं तरफ जो पदार्थ होता है उसको उत्पाद या प्रतिफल प्रोडक्ट कहते हैं। तो जितने भी अभिकारक और उत्पाद में पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं की जानकारी देकर, और भौतिक अवस्था के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड एंड गैस ये पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है। तो हम लोग सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी देते हैं कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। इस तरह से जो भी रासायनिक समीकरण में पदार्थ रहते हैं उनके भौतिक अवस्था की जानकारी देकर हम लोग रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाते हैं। दूसरी बात है उष्मा परिवर्तन की जानकारी देकर कि कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं में उष्मा हीट निकलती है, कुछ अभिक्रियाओं में उष्मा या हीट अवशोषित होती है, उसकी जानकारी देकर के भी रासायनिक अभिक्रियाओं को अधिक उपयोगी बनाया जाता है। फिर अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक शर्तों की जानकारी देकर, अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों की जानकारी देकर के भी हम लोग रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोगी, अधिक ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। और एक चौथा उपाय है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं में कुछ गैसें उत्पन्न होती है, तो जब गैस उत्पन्न होगी तो उसकी जानकारी देकर, या अवक्षेप उत्पन्न होती है, अवक्षेप भी एक प्रकार का पदार्थ है रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पन्न होता है, तो उस अवक्षेप की जानकारी देकर के भी रासायनिक समीकरण को हम लोग अधिक उपयोगी बनाते हैं। तो मुख्य रूप से ये चार बिंदु हैं, चार महत्व है, कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को अगर आपको अधिक उपयोगी बनाना होगा इन चारों बिंदुओं पर, इन चारों उपायों पर ध्यान देंगे तो वो हमारा समीकरण अधिक उपयोगी बन जाएगा। आइए एक नंबर से शुरू करते हैं, भौतिक अवस्था की जानकारी देकर। भौतिक अवस्था की जानकारी देकर। इसके अंतर्गत अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जितने भी पदार्थ हैं वो प्रायः तीन भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, तो हम लोग उनकी जानकारी देकर अभिक्रिया को उपयोगी बनाते हैं। इसके अंतर्गत ठोस,
सॉलिड पदार्थों के लिए एस द्रव लिक्विड के लिए एल गैस के लिए जी तथा जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन के लिए एक्यू संकेत का उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं इसको। वैसे लास्ट में जब चारों पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर लेंगे तो एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण देकर के भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। तत्काल अभी इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि जो भी रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा उसमें जितने भी पदार्थ होंगे सभी पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को लिख करके हम लोग उस अभिक्रिया को, उस रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको आप देख सकते हैं, जैसे H2 हो गया हाइड्रोजन, ये गैस के रूप में होता है और जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है यह भी गैस के रूप में होती है और यह दोनों मिलकर के H2O जल बनाता है जो लिक्विड के रूप में होता है। तो देखिए यही मतलब है कि भौतिक अवस्था की जानकारी देने का मतलब है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें तीर के बाईं तरफ के पदार्थ अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और दाईं तरफ के पदार्थ उत्पाद हैं, प्रतिफल है। तो जब ये जी या एल नहीं लिखा हुआ था तो किसी भी समीकरण को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि अभिकारक या उत्पाद में उपस्थित पदार्थ है कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। लेकिन जब हम उनकी अवस्थाओं को उनके बगल में निरूपित कर देते हैं, सूचित कर देते हैं, तो यह अभिक्रिया, यह समीकरण अब और अधिक उपयोगी हो गई। देखने से ही लग रहा है कि ये जो H2 है यह गैस के रूप में है, G मतलब गैस हो गया, ऑक्सीजन भी गैस के रूप में है और जो H2O जल बन रहा है वो लिक्विड द्रव के रूप में है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई अभिक्रिया में या समीकरण में कोई पदार्थ ठोस है तो वो ठोस या सॉलिड पदार्थों के लिए उसके दाहिने तरफ छोटी कोष्ठ में स्मॉल s लिखेंगे। द्रव या लिक्विड पदार्थ होगा तो उसके लिए छोटी कोष्ठ में स्मॉल l लिखेंगे, छोटा l लिखेंगे। गैस वाला कोई पदार्थ होगा, गैसीय अवस्था वाला पदार्थ होगा तो उसके लिए छोटी कोष्ठ में स्मॉल g लिखेंगे। और अगर किसी पदार्थ का जलीय विलयन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, जलीय विलयन का मतलब जैसे नमक पानी में घुला हुआ है, नमक जल में घुला हुआ है, तो उस तरह का पदार्थ अगर रहेगा अभिक्रिया में तो उसी को जलीय विलयन कहते हैं। जब जलीय विलयन रहेगा, क्योंकि इसकी अंग्रेजी एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम लोग उस पदार्थ के दाहिनी तरफ छोटी कोष्ठ में एक क्यू संकेत लिखेंगे। इन संकेतों को देखकर ही आपको रासायनिक समीकरण के बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है, किस अवस्था में पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है। आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि जल, या आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि जल एकमात्र
रासायनिक पदार्थ है जो प्रकृति में ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, अगर H2O के, एक चीज जानकारी के लिए हम लोग लिख लें कि अगर H2O है और इसके दाहिने तरफ छोटी कोष्ठ में S है, तो इसका मतलब है यह बर्फ है, ठोस रूप में है। H2O है और इसके दाहिने तरफ छोटी कोष्ठ में L है, तो इसका मतलब यह जल है, द्रव के रूप में है। और H2O है, इसके दाहिने तरफ छोटी कोष्ठ में अगर G है, गैस है, इसका मतलब यह गैस के रूप में है और इसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं। इस तरह से आप देखिए कि रासायनिक दृष्टिकोण से तीनों H2O है, लेकिन केवल अवस्था निरूपित कर देने से उसका देखिए स्वरूप बदल गया कि सॉलिड के रूप में अगर H2O है, ठोस के रूप में है तो वह बर्फ है, लिक्विड के रूप में अगर है तो वह लिक्विड के रूप में है तो वह जल है, पानी है, और जब गैस के रूप में है H2O तो वह जलवाष्प है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पदार्थों की भौतिक अवस्था को लिख देने से, उसके भौतिक अवस्था को लिखने से बहुत ही अधिक जानकारी मिल जाती है रासायनिक समीकरण के बारे में। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। हमारा दूसरा पॉइंट है ऊष्मा परिवर्तन की जानकारी देकर। अब होता क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, जिसके बारे में आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जो कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है और कुछ में ऊष्मा अवशोषित होती है, तो उसकी जानकारी देकर के भी हम लोग रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है ऊष्मा परिवर्तन। ऊष्मा परिवर्तन की जानकारी देकर। ऊष्मा परिवर्तन की जानकारी देकर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब यहां हीट, ऊष्मा निकलती है या इसको मुक्त होती है भी कह सकते हैं, निकलती है, जिसे उत्पाद के अंत में, जिसे उत्पाद के अंत में, जिसे उत्पाद के अंत में जोड़, जोड़ का चिन्ह याद होगा, जोड़ के चिन्ह के साथ लिखा जाता है, जोड़ के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जबकि कुछ अभिक्रियाओं में जबकि कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, मतलब एब्जॉर्ब होती है, जिसे उत्पाद के अंत में, जिसे उत्पाद के अंत में घटाव
घटाओ मतलब माइनस के चिन्ह के साथ, घटाव के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। देखिए इसको, ये दो बातें हैं कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होगी जिसमें उष्मा निकलेगी, उष्मा मुक्त होगी, जबकि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है। आप दैनिक जीवन के में दो ऐसे उदाहरणों से समझ सकते हैं इस बात को कि कहां उष्मा निकलती है और कहां उष्मा अवशोषित होती है। आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी हम लोग घर की पुताई करने के लिए चूना और पानी का घोल तैयार करते हैं। बाजार से जब आपने चूना खरीद कर लाया तो वो एकदम ठंडा था, चापाकल से या नल से पानी लिया वह भी ठंडा था, लेकिन दोनों को जैसे आप मिलाते हैं चूना और पानी को, तो आपने गौर किया होगा कि वो चूना और पानी का जो घोल है खौलना शुरू कर देता, उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती, उष्मा निकलती है। वही है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो उस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, जबकि कुछ अभिक्रियाएं होती है जहां उष्मा अवशोषित होती है। जैसा कि आपने कभी ग्लूकोज पानी को घोला होगा मिश्रण बना करके शरबत पीने के लिए, तो जैसे ग्लूकोज और पानी मिलता है तो वहां देखे होंगे वो ग्लास, वो बर्तन या वो मिश्रण शीतल ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहां उष्मा का अवशोषण होता है। तो कुछ अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है, कुछ में उष्मा अवशोषित होती है। अगर किसी अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है तो उसके उत्पाद के लास्ट में, अंत में जोड़ के चिन्ह के साथ उष्मा को लिखा जाता है। जबकि अगर उष्मा अवशोषित होती है तो उसमें उत्पाद के अंत में उस उष्मा का मान, उस उष्मा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव के चिन्ह के साथ लिखते हैं। जैसा कि उदाहरण से यहां क्लियर होगा, मीथेन गैस का नाम आप लोग सुने होंगे, CH4 प्लस O2, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, जल H2O और 210 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। देखिए जोड़ के चिन्ह के साथ उष्मा लिखा हुआ है। एक दूसरी अभिक्रिया हम लोग देखें, जब कार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं C+H2, तो ये बना लेता है C2H2। C2H2 इस अवस्था में, और उष्मा अवशोषित होती है कितनी, ये उष्मा अवशोषित करता है 53.2 किलो कैलोरी। ध्यान रखिएगा, ये दो अभिक्रियाएं जो आपके सामने दिख रही है, दो रिएक्शंस हैं। यहां CH4 मीथेन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, मीथेन गैस को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल भी निकलता है और 210 किलो कैलोरी उष्मा भी निकलती है। फिर जब कार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं तो C2H2 बनता है, लेकिन वहां 53.2 किलो कैलोरी उष्मा अवशोषित होती है। तो जहां उष्मा निकलती है वहां प्लस के साथ, जोड़ के चिन्ह के साथ उष्मा लिखा गया, और जहां माइनस के चिन्ह के साथ उष्मा लिखा हुआ है तो ये समझ जाना हम लोगों को कि वहां उष्मा अवशोषित होती है। तो ध्यान रखना, इन दोनों रिएक्शंस को हमने बैलेंस नहीं किया है, क्योंकि आप पिछले क्लास में सीखे हैं बैलेंस करने के लिए, इसलिए ये काम भी आपके लिए हम छोड़कर जा रहे हैं। आप अपने से इन दोनों समीकरणों को निश्चित रूप से बैलेंस कर लेंगे, ताकि उसका भी एक प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। तो मोटा मोटी जो ये दूसरा पॉइंट था उष्मा परिवर्तन की जानकारी, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए कि जिन अभिक्रियाओं में उष्मा मुक्त होगी तो वहां पर उष्मा को क्या करेंगे, उत्पाद के लास्ट में, देखिए ये उत्पाद है, इसके अंत में जोड़ के चिन्ह के साथ लिख देंगे उष्मा को। और जिस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होगी उसमें उत्पाद के अंत में घटाव, माइनस के चिन्ह के साथ उष्मा को लिख देंगे। इस तरह से उष्मा परिवर्तन की जानकारी दे करके भी हम लोग अभिक्रियाओं को या रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोगी बनाते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक शर्तों की जानकारी देकर। अभिक्रिया होने के लिए
आवश्यक शर्तों की जानकारी देकर। क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाओं को होने के लिए कई शर्तें जरूरी होती है। अभिक्रिया होने के लिए, होने का मतलब यहां पूरा होना, संपन्न होना के लिए आवश्यक शर्तों की जानकारी देकर। यहां हम लोग देखेंगे कि कुछ अभिक्रियाओं को होने के लिए कुछ खास टेम्परेचर की जरूरत होती है, किसी किसी अभिक्रिया को होने के लिए कुछ खास दाब की जरूरत होती है, कुछ अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए कुछ उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत अभिक्रिया को होने के लिए जो आवश्यक है, अभिक्रिया होने के लिए अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक शर्तें जैसे आवश्यक शर्तें जैसे ताप, दाब, ताप, दाब, उत्प्रेरक, इत्यादि को तीर के ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे लिखा जाता है, लिखा जाता है। आपने अपनी एनसीईआरटी किताब में कुछ अभिक्रियाओं को जब देखा होगा तो तीर के ऊपर में लिखा रहता है तापन। तापन का मतलब हो गया कि यह अभिक्रिया तब होगी जब उन अभिकारकों को आप गर्म करेंगे। कभी कभी कुछ खास टेम्परेचर दे देता है कि 220 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब उन अभिकारकों को आप 220 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तभी वो उत्पाद आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से अभिक्रिया होने के लिए कुछ खास जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, उनकी जानकारी हम लोग क्या करते हैं, तीर के ऊपर में लिख देते हैं या नीचे में लिख देते हैं। ताप की जानकारी लिख सकते हैं, दाब की जानकारी लिख सकते हैं। और ये जो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरक जो है, कैटलिस्ट, वो खुद अभिक्रिया नहीं करता है बल्कि अभिक्रिया करने के लिए एक माहौल बनाता है, अभिक्रिया करने के लिए अभिकारक को एक तरह से कहा जाए उकसाता है, वो उत्प्रेरित करता है, प्रेरित करता है उसको। तो वही पदार्थ होता है उत्प्रेरक, केमिकल होता है उत्प्रेरक, जो जल्दी अभिक्रिया करवा देता है। तो इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, तीर के ऊपर या नीचे लिख करके अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक उदाहरण इसमें ले सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब अभिक्रिया करती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है कि वायुमंडलीय दाब होना चाहिए 150 से 200 के बीच का वायुमंडलीय दाब, साथ में इसको चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस ताप, 550 डिग्री सेल्सियस ताप, और चाहिए आयरन या मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक।
ये आयरन जो एक तत्व है, और या मॉलिब्डेनम भी एक तत्व है, यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जब इतने सारे कंडीशंस को पूरा किया जाता है, शर्तों को पूरा किया जाता है, तो यह अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है, NH3 का। तो इस तरह से आपने कई बार रिएक्शंस में, अभिक्रियाओं में, समीकरण में देखा होगा, तीर के ऊपर या नीचे कुछ बातें लिखी रहती है। तो जो बातें तीर के ऊपर या नीचे हैं, इसका मतलब हो गया कि ये सभी कंडीशन, ये सभी शर्त इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए जरूरी है। इस तरह से अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, उनको हम लोग तीर के ऊपर या नीचे लिख करके भी समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पर आएंगे, उत्पन्न होने वाली गैस या अवक्षेप की जानकारी देकर। उत्पन्न होने वाली गैस या अवक्षेप। अवक्षेप की जानकारी देकर। अब क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होती है, जबकि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप उत्पन्न होता है। यहां मैं आपका ध्यान गैस के तरफ, तो आप जानते ही होंगे, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। एक नया शब्द आया है, अवक्षेप। ये अवक्षेप दरअसल क्या होता है कि कई बार रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, दो द्रव पदार्थ या दो जलीय विलयन अभिक्रिया करता है और उसके फलस्वरूप एक ठोस पदार्थ हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जब अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, तो वहां और विस्तार से इस पर बात होगी। तत्काल इतना समझिए कि कहीं कहीं पर गैस उत्पन्न हो जाती है अभिक्रिया में, और कहीं कहीं पर वो अवक्षेप ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाता है। उसी ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। इसकी जानकारी कैसे देते हैं? अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली, अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस के दाईं ओर ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में तीर, इस तरह से ऊपर की दिशा में तीर, ध्यान रखिएगा इस बात को, का चिन्ह। अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस के दाईं ओर ऊपर की दिशा में तीर का चिन्ह, और अवक्षेप के दाईं ओर नीचे की दिशा, नीचे की दिशा में तीर का चिन्ह लगाकर समीकरण को उपयोगी बनाया जाता है। समीकरण को उपयोगी, ये अंतिम उपाय है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का।
कि आपको क्या करना है, अगर कहीं पर गैस उत्पन्न हो रही है तो गैस का जो संकेत या सूत्र होगा उसके दाहिने तरफ ऊपर की दिशा में तीर लगा देंगे। जैसा कि यहां पर हम लोग तीर देख रहे हैं, इसका मतलब गैस ऊपर की तरफ मुक्त हो जाती है, उड़ जाती है, निकल जाती है। लेकिन अगर उसी अभिक्रिया में कहीं अवक्षेप बनती है तो अवक्षेप का जो सूत्र होगा उसके दाहिने तरफ नीचे की दिशा में, इसका मतलब वो प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, वो उड़ नहीं रहा है, तो नीचे की दिशा में तीर लगा देंगे अवक्षेप के बगल में, और गैस के बगल में ऊपर की तरफ तीर लगा देंगे। एक उदाहरण से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यह कैल्शियम कार्बोनेट जब आप इसको गर्म करते हैं, गर्म करने को एक छोटे से त्रिभुज आकार के संकेत के द्वारा भी निरूपित करते हैं। इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, पढ़ते समय इसको हम लोग डेल्टा पढ़ेंगे। अगर तीर के ऊपर इस तरह का त्रिभुज के आकार का चिन्ह है, इसका मतलब समझ जाना है कि इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। गर्म करने का ये एकदम संकेत है केमिस्ट्री में। डेल्टा जब इसको गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, इसलिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र के बगल में ऊपर की दिशा में तीर लगा दिया गया है। इसका मतलब यह अभिक्रिया में गैस बन रही है जो अभिक्रिया के बाद ऊपर मुक्त हो जाती है। इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। सोडियम सल्फेट Na2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से, और ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो यह बेरियम सल्फेट बनाता है जो हम लोगों को अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए इस बेरियम सल्फेट के दाईं तरफ हम लोग क्या किए हैं, तीर का चिन्ह नीचे की तरफ लगा दिए हैं और साथ में सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। ये सारी अभिक्रियाएं, सारे रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वहां से और आप विस्तार में जान सकते हैं। कि दो बातें थी, क्योंकि इस अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न हो रही है इसलिए तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगाया गया है, और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हम लोगों को अवक्षेप प्राप्त हो रहा है इसलिए नीचे की तरफ तीर लगाया गया है। इस तरह से किसी भी अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस के दाहिने तरफ ऊपर की दिशा में तीर लगाकर, और अवक्षेप अगर प्राप्त होता है तो उसके दाहिने तरफ नीचे की दिशा में तीर लगाकर हम लोग रासायनिक समीकरणों को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। यही था रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के उपाय। इन चारों उपायों का अगर आप उपयोग करते हैं, इस्तेमाल इक्वेशन होगा वो और अधिक उपयोगी, यूजफुल हो जाएगा, ज्ञानवर्धक हो जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ आज अपना क्लास हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।